गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा एक्सरे के बारे में जान लेंगे, है ना। वी नो समथिंग अबाउट एक्सरेज, हाउ द एक्सरेज आर प्रोड्यूस, व्हाट आर द एक्सरेज. So William Röntgen, a name of the scientist, observed that radiation could be produced by impinging energetic electrons into the anode material in a discharge tube. The impinging electrons interact with the strong electric field of the atom nuclei constituting the anode material and consequently radiate electromagnetic radiation in the form of photons. This is in accordance with the classical electromagnetic theory, according to which the energetic electron passing through the matter will radiate photons and loses their kinetic energy. The electron decelerate as they are plugged into the metal and generate radiation with continuous wavelength called Bremsstrahlung. क्या है कि रॉन्जन ने देखा कि जब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को किसी एनोड मटेरियल के साथ डिस्चार्ज ट्यूब में बम्बार्ड किया जाता है तो ये एटम की एनोड मटेरियल जिससे बना हुआ है उन एटम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और रेडिएशन इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और वी कैन से फोटोन के रूप में एनर्जी इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करता है. ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जो कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन मैटर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसी मैटर से पास होते हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करते हैं. काइनेटिक एनर्जी में उनकी कमी होती है, और किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एन फोटॉन्स. अब क्योंकि एनर्जी को लूज़ करते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, वो डिक्रीज़ करती है और कंटिन्यूअस रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो कंटिन्यूअस होती है. द रेडिएशंस विथ कंटिन्यूअस वेवलेंथ्स आर प्रोड्यूस्ड. इसको हम कहते हैं ब्रेम्सस्ट्रालंग. दिस इज नोन एज ब्रेम्सस्ट्रालंग. Thus, the process by which photons are emitted by the electrons is known as Bremsstrahlung. Bremsstrahlung का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन. ब्रेकिंग रेडिएशन. ब्रिम्स का मतलब होता है डी एक्सेलेरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कमी, और स्लिंग मीन्स प्रोडक्शन ऑफ रेज. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कमी होती है इसलिए जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में इमिट होती है? इन द फॉर्म ऑफ रेज. अब हम ये जानते हैं कि कोई भी रेज जिसके पास एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू, वो इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है. और जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं इम्पिनिंग एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मोमेंटम, उनकी वेलोसिटी और उनकी एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है. तो डिस्चार्ज ट्यूब से कंटिन्यूअस रेज इमिट होती हैं, एंड दीज रेज आर नोन एज एक्स रेज. इनको हम क्या कहते हैं? एक्स किरणें. द एक्स रेज इमिटेड फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब. इस ट्यूब का नाम है रॉन्जन ट्यूब या एक्सरे ट्यूब. वर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेम्सस्ट्रालंग प्रोसेस. किस प्रोसेस से प्रोड्यूस हुई है ये? ब्रेम्सस्ट्रालंग प्रोसेस से. तो
इसको हम इन शॉर्ट कैसे समझ सकते हैं कि एक्स रेज वॉज डिस्कवर्ड बाई विलियम रॉन्टजन, who called them as X-rays and they are also called as Roentgen rays. अब ये X-rays are very important to study the structure of crystal. किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के लिए ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एक्स-रेज आर वेरी इम्पोर्टेंट. इनकी हेल्प से हमें कई तरह की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. अब एक्स-रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी में कई सारी टेक्निक होती हैं. फॉर एग्जांपल एक्स-रे एब्जॉर्प्शन, एक्स-रे इमिशन एंड एक्स-रे डिफ्रैक्शन. इनमें आउट ऑफ दिस टेक्निक्स एक्स-रे डिफ्रैक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वर्सेटाइल टेक्निक. तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक को स्टडी करना है. डिफ्रैक्शन मीन्स, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं. एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई रेज किसी क्रिस्टल सरफेस पर या मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो देयर आर मैनी फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. अब यदि वो रे उसी मीडियम में लौट जाती है लेकिन डेफिनेट एंगल पर नहीं, किसी भी एंगल पर, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन. और कई डिफ्रैक्टेड रेज यदि सेम फेज में होती हैं तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और पॉजिटिव इंटरफेरेंस या धनात्मक इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं. और यदि ये अपोजिट फेज में होती हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या नेगेटिव इंटरफेरेंस होता है. अगर पॉजिटिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी डिफ्रैक्टिव रे की बढ़ जाती है और वी गेट ब्राइट स्पॉट. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन. अब एक्स-रे डिफ्रैक्शन फिनोमेनन वाज स्टडीड बाय मैक्स वॉन लेव. साइंटिस्ट का नाम है मैक्स वॉन लेव. इन 1912 एक्स-रे डिफ्रैक्शन was discovered by Max von Laue in 1912. He suggested that X-ray might be diffracted while passing through a crystal, where it acts as a three-dimensional diffraction grating and produces interference effect. वॉन ल्यू ने सजेस्ट किया कि एक्स-रेज जो हैं वो क्रिस्टल की सरफेस से डिफ्रैक्ट होती हैं और क्रिस्टल जो है वो 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करता है और इट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस इफेक्ट. द वेवलेंथ ऑफ द एक्स-रेज आर कंपेरेबल टू द सेपरेशन ऑफ लैटिस प्लेन्स. लैटिस प्लेन्स के बीच में जितना सेपरेशन होता है वो उसी ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर की एक्स-रेज होती है, जिस ऑर्डर की एक्स-रेज की वेवलेंथ होती है. इसीलिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस. द एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ. इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम
और डिफ्रैक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं एक्सरेज वो 0.5, जनरली इट इज़ इन बिटवीन 0.5 to 1.8 एंगस्ट्रॉम। होल रेंज इसकी है कहाँ से कहाँ तक, 0.1 to 0.1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। एंड जनरली वी यूज़ द एक्सरे फॉर डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट of wavelength 0.5 to 1.8 angstrom. This Liu experiment, Liu suggestion, was confirmed by W. Friedrich and P. Nipping and has grown since then into a set of technique of extraordinary power. This technique have very great importance. So, see, this is the figure for generation of X-rays. This is a Röntgen tube, or we can say X-ray tube. The filament, target filament, is made up of tungsten. There is a vacuum in this. High speed electrons are bombarded, and when they strike the crystal surface, they produce X-rays, which are diffracted in various directions. And a continuous X-rays are produced. These X-rays can be used for studying the structure of a crystal by X-ray diffraction method. These X-rays strike on a target crystal. So this is the generation of X-rays. And now we come to XRD, X-ray diffraction. अभी मैंने आपको बताया दिस मेथड इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय द क्रिस्टल. व्हेन एक्सरे इंटरेक्ट विद द क्रिस्टल solid material, that is crystal, then they are scattered in different direction. These scattered beams causes diffraction and produces interference, may be constructed or may be destructed. What is the principle of XRD? Different planes in a crystal give different signals equal to the positive interface of the wave. See, this is strike on the crystal, and when there is a constructive interference or positive interference, the intensity increases and we get the crystal. Now we come to experimental diffraction method. Before we go to experimental diffraction method, we also see some conditions for diffraction. So the condition for diffraction are known as Bragg's condition for diffraction. There are the scientist W.L. Bragg. He showed that the scattered radiation from the crystal behaves as if the diffracted beam were reflected from a plane passing through points of the crystal lattice in a manner that makes these crystal lattice plane analogous to mirrors. When the X-ray incident on a crystal plane, it reflects from the plane, first plane, second, similarly from other plane, and when
n lambda is equal to 2d sin theta, then we get the positive interference or constructive interference. The condition for the constructive interference is that n lambda is equal to 2d sin theta. N is order of diffraction, 1, 2, 3, 4, first order, second order, so on. Lambda is the wavelength of X-ray. D is the distance between crystal plane, and theta is the glancing angle. What is the glancing angle? The angle at which rays, X-ray strike on the crystal plane, lattice plane. When this condition is satisfied, n lambda is equal to 2d sin theta, then we get the positive interference or constructive interference. Now we come to experimental method. तो अगर हम experimental method की बात करें, there are different methods. First one is Liu method, or we can say Liu photographic method. Second one is rotating crystal method, and the third type of method is powdered method. So the first one is Liu method. See, इस मेथड में क्या होता है कि एक सिंगल क्रिस्टल को स्टेशनरी रखा जाता है. ऐसे एक्स रेडिएशन के पाथ में जिनकी वेवलेंथ कंटिन्यूअस या लगातार होती है और थीटा की वैल्यू, ग्लांसिंग एंगल, कांस्टेंट रखी जाती है और वेवलेंथ को वेरी किया जाता है. फिर ये देखा जाता है कि किस वेवलेंथ पर हमको मैक्सिमम मिलता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, या आप कह सकते हैं हाई इंटेंसिटी मिलती है. ए सिंगल स्मॉल क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ ए नैरो बीम ऑफ एक्स-रेज. कहाँ से? फ्रॉम ए टंगस्टन एंटी कैथोड, एंड the resulting diffracted beam is allowed to fall on the photographic plate. When the photographic plate is developed, a characteristic pattern, see this pattern, is obtained, which is known as Liu pattern of spots. अब इस Liu pattern of spots में क्या होता है? इस from the position of the spots and the distance of the spots from a photographic plate, थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि n lambda is equal to 2d sin थीटा. हमारे पास n की वैल्यू फर्स्ट डिफ्रैक्शन के केस में 1 रखेंगे, सेकेंड में 2, 3 सो ऑन. लैम्डा कंटिन्यूअस, लैम्डा हम कंटिन्यूअस लैम्डा या वेवलेंथ की वेव्स हम सप्लाई कर रहे हैं, पास कर रहे हैं. तो जिस लैम्डा के लिए, जिस वेवलेंथ के लिए हमें मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा. एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा. तो ग्लांसिंग एंगल थीटा is kept constant and the value of d can be calculated. In this method, what we do,
the single crystal is held stationary in the path of radiation of continuous wavelength, while theta is kept constant and wavelength lambda is vary. इस मेथड में एक सिंगल क्रिस्टल को हम स्टेशनरी रखते हैं किसके रास्ते में, कंटिन्यूस वेवलेंथ के रास्ते में, एक्स वेवलेंथ के रास्ते में. थीटा को कांस्टेंट रखेंगे और वेवलेंथ लैम्डा को वेरी करेंगे. ए प्लेन फिल्म रिसीव्स द डिफ्रैक्टेड बीम्स. और फिर जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती हैं तो मैंने अभी आपको बताया, ए डेवलप्ड फिल्म after its exposure shows the diffraction pattern that consists of series of spots. See, there are a series of spots. So, अब this Liu method is divided into two types, transmission method और back reflection method. इन दोनों में क्या फ़र्क है? ट्रांसमिशन मेथड में the beam of X-ray is passed through the crystal. After passing through the crystal, X-rays are diffracted and recorded on the photographic plate. This method is also similar to the Bragg method. Bragg method में हम क्या करते हैं? To determine the crystal structure by Bragg method या Bragg law, the X-rays are allowed to fall on crystal surface. Then the crystal is rotated and X-rays are made to reflect from various lattice planes. रोटेशन, इसमें रोटेशन करते हैं और ल्यू मेथड में क्रिस्टल को स्टेशनरी रखते हैं. ट्रांसमिशन मेथड में ये दिस इज द पैटर्न वी ऑब्टेन इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन मेथड. दिस इज अ सिमिलर मेथड बट after transmission we get the back reflection. See, back reflection film, and this pattern is also recorded. Now we come to second type of method, rotating crystal method, or we can say Bragg method. It is quite similar, but the difference is here that here the crystal is not stationary, it is rotated. It is rotated. क्या कैसे रोटेट करते हैं? ब्रैग मेथड एंड रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड इज ऑलमोस्ट सेम. ब्रैग मेथड में भी हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं. एक्स-रेज को हम क्रिस्टल सरफेस पर पड़ने देते हैं. द एक्स-रेज आर अलाउड टू फॉल ऑन क्रिस्टल सरफेस. फिर हम एक्स-रेज को इस तरीके से रोटेट करते हैं कि अलग अलग एंगल पर अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न मिले और द ग्लांसिंग एंगल एट विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम या वी कैन से इंटेंस रिफ्रैक्शन इज रिकॉर्डेड. उस एंगल को हम रिकॉर्ड करते हैं जिस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसको हम ब्रैग इक्वेशन में रखते हैं. एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा. तो क्या हुआ? इन दिस मेथड ए सिंगल क्रिस्टल, एक क्रिस्टल है, इज रोटेटेड. वहाँ क्रिस्टल फिक्स था, यहाँ क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस इन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, एक्स-रे रेडिएशन. द एंगल इज वेरिएबल while the wavelength is kept constant. वहाँ क्या था? एंगल इज कांस्टेंट एंड वेवलेंथ इज वेरिएबल. यहाँ एंगल इज वेरिएबल एंड वेवलेंथ इज कांस्टेंट. द वेरिएशन ऑफ एंगल थीटा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल brings diffraction planes in a crystal into position. To record
such reflection, a film is mounted on a cylindrical holder that is concentric with a rotating spindle. अगर हम क्रिस्टल की सरफेस से, क्रिस्टल लैटिस के प्लेन से मैक्सिमम इंटेंस रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिलेंड्रिकल होल्डर यूज करते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रिक रोटेटिंग स्पिंडल्स हैं. तो दिस टेक्निक was developed by Debye and Scherrer. So it is known as Debye and Scherrer method. Now we come to powdered method. Powdered method में क्या है प्रोसेस कि यदि हम सिंगल क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो सिंगल क्रिस्टल को रोटेट करने में क्या होता है कि एक डेफिनेट रोटेशन पर वो प्लेन आता है जो कि ब्रैग इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है. लेकिन यदि हम क्रिस्टल को पाउडर फॉर्म में लें तो हमें रोटेशन की ज़रूरत नहीं है. वी डू नॉट नीड रोटेशन. क्यों? क्योंकि पाउडर फॉर्म में कोई ना कोई क्रिस्टल प्लेन उस डायरेक्शन में होगा जो कि हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी का रिफ्लेक्शन या डिफ्रेक्शन देगा. सो दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर द सैम्पल्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन इन ए सिंगल क्रिस्टल फॉर्म. अगर हमें सिंगल क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. The powder method is used to determine the value of lattice parameters accurately. देखिए सिंगल क्रिस्टल है तो हमें रोटेट करना पड़ेगा और अगर हमारे पास पाउडर है तो वी हैव crystals in many directions. This is the powder method. A sample of hundreds of powdered crystals show that the diffracted beams form continuous cones. क्योंकि हर समय डिफ्रैक्टेड प्लेन हमारे पास होगा, ऐसा डिफ्रैक्टेड प्लेन जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वो हमारे पास होगा. तो कंटिन्यूस कोन्स हमें मिलेंगे. ए सर्किल ऑफ फिल्म इज यूज टू रिकॉर्ड द डिफ्रैक्शन पैटर्न. ईच कोन इंटरसेक्ट्स द फिल्म गिविंग डिफ्रैक्शन लाइन्स. The lines are seen as arcs on the films. Debye and Scherrer also use this powder method and known as Debye and Scherrer powder method. These are different techniques to get X-ray diffraction pattern. Now these X-ray diffraction methods have some applications. They are used to determine the crystal size and shape. क्रिस्टल के साइज और शेप हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं. पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन बाय स्पॉट काउंटिंग मेथड. डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो स्पॉट आते हैं उनको हम काउंट करके ये जान सकते हैं कि पार्टिकल का साइज़ क्या होगा. क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम कर ही सकते हैं. यूनिट सेल की भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं बाय दिस मेथड. यूनिट सेल कैलकुलेशंस फॉर क्रिस्टलाइन मटेरियल्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगल एंड मल्टीफेस मटेरियल्स. सो इन
सबके लिए एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड के लिए द कंडीशन इज़ वन एंड ओनली वन कि द सब्सटेंस मस्ट बी इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म। उसको हम पाउडर करके ले सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, तभी हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन द्वारा उसको स्टडी कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। अब इसके साथ ही हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम पता तो लगाएं टेक्निक से, लेकिन वो किस तरीके से ओरिएंट होता है, डिफरेंट प्लेन को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे और उन प्लेन से हमें किस तरीके के क्रिस्टल है, इसका स्ट्रक्चर कैसे पता लगता है। तो ये इस सब को जानने से पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट मिलर इंडिसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे मिलर इंडिसेस, अबाउट मिलर इंडिसेस। तो आप इसको सुनकर और इसके साथ के जो PDF हैं उसको पढ़कर आप इस एक्स-रे डिफ्रैक्शन का आइडिया ले सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट मिलर इंडिसेस नेक्स्ट टॉपिक पे मैं लूँगी। थैंक यू।